बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुराना तबादला ख्याल की एक इंतहाई अहम एपिसोड के साथ हाजिर हैं। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्रामों में जिस तरह बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर के हवाले से बातचीत की और बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उस हवाले से कुछ हमने पॉइंट रेज़ किए थे। और इसी सिलसिले की कड़ी में जो वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद ख़ान है, बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के जो चेयरमैन है, वो यहाँ पे हाज़िर हुए थे। उन्होंने अपनी वज़ाहत भी पेश की थी। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं राजा सादत साहब। इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत सारा काम किया है और बहुत सारी ऑफ़र्स भी की थी कि शेड्यूल बैंक को शेड्यूल करने के हवाले से। राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। राय सादत साहब, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से काफ़ी सारी आपकी जो है वो रियासत है, बहुत सारा आपने काम किया है और काफ़ी सारे ऐसे मौके आए कि आपको रोका गया, आपको काम करने नहीं दिया गया। अगर आपको थ्रू आउट काम करने दिया जाता तो आज बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर एक शेड्यूल बैंक बन चुका होता। तो क्या कहानी है, आप हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपको किस तरह आपकी राह में रोड़े अटकाए गए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उस्मान साहब कि आपने स्टूडियो पे मदऊ किया। और आने से पहले मैं जिस नीयत के साथ है, मैं वो नीयत वही है कि जो नीयत हम लेकर 2016 या 17 में कश्मीर की तरफ रुख किया था। रुख इसलिए किया कि हमारे अपने आबा व अजदाद कश्मीर से ही जब माइग्रेट करके पिंडी में सेटल हुए तो दर हकीकत पीछे रीज़न हमारा फ़ौजी घराना था कि हम पिछले 4 जनरेशन से आर्मी में ही अपने आप को खिदमत पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो जब अल्लाह ने हमें क्रिमिनोलॉजी की समझ और इस फील्ड में हमें थोड़ा सा जब हमारी आंख खुलवाई तो एक चीज़ का बड़ी बेदर्दी से हमें इसका इदराक होता था कि पहाड़ के उस तरफ, आई एम टॉकिंग अबाउट मकबूजा कश्मीर में, जहाँ पर कर्फ्यूज़ हैं, खून रेजी है, बेहुरमतियाँ हैं, एक बहुत आप ये समझ लें कि इंसानियत की तज़लील जहाँ पर हो रही होती है, तो उस चीज़ को देखते हुए बहसियत एक माहिर जुर्म या कि एक क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट होते हुए इस चीज़ का हुआ कि हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। यानी जिस क्रिमिनोलॉजिस्ट को माहिर जुर्मियात भी कहा जा सकता है। जी, माहिर जुर्मियात भी आप कह सकते हैं। और उसमें यह था कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं बातों के अलावा, कि कौन सा ऐसा अमल हो कि हम पहाड़ के इस तरफ एक अमन, एक सलामती और एक अच्छे मुसलमान होने के जो औसाफ होते हैं उसको हम रुएकार ला सकते हैं। इस चीज़ को करते हुए हमने सबसे पहले मैं जहाँ पर इस सफ़र में बेशुमार लोगों से मुलाकात हुई, तो मैं अप्रिशिएट करूँगा राजा फारूक हैदर साहब को कि जब उनसे मुलाकात हुई तो वो उन लोगों में से उनका शुमार होता है जो वाकई कश्मीर के लिए न सिर्फ दर्द रखते हैं, विजन भी रखते हैं। बट बदकिस्मती से उनके पास शायद वो टीम उतनी अहल नहीं थी कि जिसकी वजह से उनके वो ख्वाब उस तरह तकमील नहीं पहुँच सके। उन्होंने बुलंदो बांग दावे किए, दावे के साथ उसमें उस्मान साहब मेन चीज़ होती है कि आपका टाइम। जब आपको ये पता हो कि मैंने ये काम इतने अरसे में करना है तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है और प्लानिंग के बाद आप अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। सही। आपके पास प्लानिंग तो हो, पॉलिसी अगर आपके इन लाइन नहीं है, वो इसको इम्प्लीमेंट करना होता है आपकी गवर्नमेंट मशीनरी में। तो वहाँ पर थोड़ी सी हमने ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत शदीद फुकदान देखा। तो बेसिकली हम कश्मीर के अंदर हमारा ये था कि हम एयरलाइन अपनी जो है उसकी सर्विसेज शुरू करें मीरपुर से डायरेक्ट एयरपोर्ट। उसमें हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया जिस पे नवाज शरीफ साहब ने उस दौर में कुछ फंड्स भी एलोकेट किए। तो अगली चीज़ थी कि कोई भी एयरपोर्ट या कोई भी एयरलाइन उस वक्त तक ऑपरेट नहीं सक्सेसफुली कर सकती जब तक उस स्टेट का आपका बैंक जो होता है उसके साथ ना खड़ा हो। बिल्कुल। क्योंकि हम पाकिस्तान में, इससे पहले मैं एविएशन पॉलिसीज़ के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखता था, तो वहाँ पर बेशुमार पाकिस्तान में एविएशन में एयरलाइंस का यहाँ पर जो तनज़ली हुई या वो डाउनफॉल हुआ, उसके पीछे वजह हमारी पॉलिसीज़ थी। उस पॉलिसीज़ पे भी काम चल रहा था। तो हमें ये हुआ कि हम कश्मीर में जाके, क्योंकि सिविल एविएशन के साथ हम एक नई बुनियाद रख रहे हैं, तो वो तमाम गलतियाँ जो पिछले 70-75 सालों में एविएशन इंडस्ट्रीज़ में हो रही थी उसको हम रेक्टिफाई कर सकते। सही। अब डेफिनेटली वो एक एंड के ऊपर तो एविएशन में काम चल रहा था, दूसरा था कि आप, तो सबसे पहले मैंने राजा फारूक हैदर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आपका जो बैंक ऑफ AJK है इसको आप शेड्यूल्ड बैंक में कन्वर्ट करें। अच्छा। क्योंकि जब तक आपका बैंक शेड्यूल्ड नहीं होगा, वो कनेक्ट नहीं होगा बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो वो हमारे कश्मीरी बहन भाई जो कि इस वक्त ना कि सिर्फ UK में, बाकी दुनिया में भी जहाँ जहाँ बैठे हैं, उनको अपने घर में पैसे भिजवाने, अपने लवाहिकीन का ख्याल रखने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग चैनल की ज़रूरत है। और हम बीइंग अ कश्मीरी इस चीज़ के अंदर आपकी पूरी मामलत एक सन ऑफ अ सॉइल होते हुए करने को तैयार इसलिए है कि हो सकता है कि आपको उतना एक्सपीरियंस या एक्सपोजर ना हो। ऐसे
तो जिस वक्त हमने उनसे कहा तो मेन आड़े आई चीज़ वो थे कि जी आपको शेड्यूल्ड करने के लिए तो 10 बिलियन ज़रूरत है, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है। तो हमने उनसे कहा जी कि आपको हम 10 बिलियन भी दे देंगे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एयरलाइन का सिस्टम या बाकी हमारे जो दोस्त इसमें कश्मीरी भाई मदद करना चाह रहे हैं, अल्लाह ने उनको साहिब सरवत और साहिब हैसियत किया हुआ है, तो हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत, आप सिर्फ हमें इजाज़त दें। सही। उस्मान साहब, सबसे बड़ी करप्शन पाकिस्तान में ये समझी जाती है कि किसी ने माल खा लिया या किसी ने पैसों का गड़बड़ किया, माली बदनवानी की या माली कोई भी आपने एम्बेजलमेंट की, वो एक लास्ट दर्जा है। सबसे बड़ी करप्शन मेरी नज़र में जिस वक्त कोई बंदा किसी ओहदे का किसी काम का अहल नहीं होता और वो उस काम को करने की ठान ले, या लोग जैसे अगर जहाज की मैं मिसाल दूंगा, सारे लोग मिल के भी पैसेंजर्स कहें कि ये साहब बहुत अच्छे गुलकार हैं, इनको आज जहाज चलाने दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल सिविल एविएशन उनको जहाज की पायलट सीट पे बिठाने के लिए इजाजत देगी। सही है। तो जिस वक्त हमारे मुल्क में इस जमहूरियत के नाम के ऊपर आप सियासत और सियासत से हुकूमत में आते हैं, तो वहां पर बदकिस्मती से हमारे वो तमाम दोस्त अहबाब साथी भाई हमारी बरादरियों के लोग होते हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग उसको उस सब्जेक्ट के बारे में उतना इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से चीज़ें बदनवानियों का शिकार होती हैं और इंसान अपनी नालायकी को छुपाते हुए उन लोगों का सहारा ले बैठता है जो उसको मजीद डुबो देते हैं। तो आज आपके प्रोग्राम में आने के पीछे नियत इरादा ये भी था कि उन तमाम भाइयों को एक मुकाम पे नसीहत और उन तमाम इदारों को एक मुकाम के ऊपर डायरेक्शन, और आपके इस माइक के तवस्सुत से उस तमाम मखलूक खुदा को एक उम्मीद और आस के लिए कि चले कि यहाँ से भी कोशिश कर लेते हैं। कश्मीर बैंक को जब 2017 में उन्होंने कहा इनिशिएट करें, तो हमने कहा जी हम आपके साथ इसमें आपको शेड्यूल्ड करने के लिए जितने भी पैसे चाहिए हम देते हैं। न सिर्फ हम ये पैसे देंगे बल्कि हम कश्मीर के अंदर एयरलाइन, कश्मीर के अंदर हम हॉस्पिटल्स, कश्मीर के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स, कश्मीर के अंदर ऑयल एंड गैस के पेट्रोल पंप्स, कश्मीर के अंदर लोगों को रोज़गार देने के लिए एग्रीकल्चर की जो ज़मीनें खाली पड़ी हम आपको ट्रैक्टर्स, ये तमाम बातें जो मैं कर रहा हूँ ये हमारी बिल मुशाफा तमाम कंसर्न चीफ सेक्रेटरीज जो आज इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं सिकंदर राजा साहब, जब ये चीफ सेक्रेटरी थे इनसे दो बदू बात हुई, सुल्तान सिकंदर राजा साहब जी, उनको राइटिंग में भी दिया, हमारी उनके सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से भी हुई कि हम आपको बहुत आसान एक साथ पे ट्रैक्टर्स देते हैं, हैंडी ट्रैक्टर्स देते हैं, वो बेवा यतीम मसाकीन खवातीन जो कि ज़कात के लिए 2-4 हज़ारों के लिए देखते हैं, हम उनको उन ज़मीनों के ऊपर हम फसलें आबाद करेंगे और उनसे हम फंक्शनल फूड तैयार करके कश्मीर की जो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे। ये राय साहब ये बहुत बड़ा पैकेज है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नाजरीन, ये इतना बड़ा पैकेज था, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर या चीफ सेक्रेटरी साहब उस वक्त मान जाते तो आज जो कश्मीर के जो रिहायशी हैं, जो बशिंदे हैं, वो मैं समझता हूँ कि खुशहाली की तरफ गामजन होते और खुशहाली की तरफ एक बहुत बड़ा इकदाम था ये। लेकिन इसमें फिर अच्छा ये पैकेज उन्होंने अप्रूव नहीं किया। जी, इस पैकेज के अप्रूव करने के पीछे जो वजह थी, उन्होंने कहा कि हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें कई चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होते हुए जहाँ पर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ अपने चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस और आपके जो ऑडिट वाले लोग हैं, 5-7 ऐसी चेयर्स हैं जो फेडरेशन। अलमिया ये है कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होते हुए, प्राइम मिनिस्टर होते हुए, जिस वक्त एक मुल्क की मिनिस्ट्री उसको रेगुलेट करेगी या उसको देखेगी तो वो प्राइम मिनिस्टर, वो मिनिस्टर्स कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जिस मुल्क में एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर अथॉरिटी हो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ स्टेट में वेलफेयर करना आटे में नमक के बराबर। वहाँ के जो वज़ीर आज़म की है उसकी क्या फिर जिम्मेदारी है और कुछ भी वो नहीं रह सकती उस हिसाब से। तो हमें एक तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने 13th अमेंडमेंट के नाम से जो पूरे कश्मीर का आइन दोबारा 2017-18 में उसको रिवाइज किया, 13वीं तरमीम के तहत। और उसमें आप देखेंगे ये तमाम चीज़ें हमने इंक्लूड की। जो हमारा थिंक टैंक या हमारे जो लीगल लोग हैं उन्होंने उसमें कि आने वाले दिनों में हम कश्मीर को कैसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट, क्योंकि आपने गोली से आपने डिप्लोमेटिकली तमाम महाजों के ऊपर लड़के देख लिया, तो हमने कहा कि बीइंग एक क्रिमिनोलॉजिस्ट आप आए कि इस जुर्म की बुनियाद को ख़त्म करते हैं, मिसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। माशाअल्लाह। अब इस थीम को समझने के लिए बदकिस्मती से हमें कश्मीर में कोई ऐसा मासवाए 1-2 नाम हम ले सकते हैं उस पर, बाकी कोई भी ऐसा साहब नहीं था जो कि कश्मीर के लिए दर्द रखता हो, कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों का हकीकी मानों में अमीन हो, कश्मीर के वालिद या फादर ऑफ अ नेशन की तरह सरदार इब्राहिम की तरह सोच सकता हो। हमने ऐसा कश्मीर में एक भी बंदा नहीं देखा। बड़े अफसोस की बात है। अब उसमें फिर ये हुआ कि जब नहीं हुआ तो हमने अपनी मदद आपके तहत
कोहाला डना गली में जाके पानी की जो 5 किलोमीटर का था उसमें अपनी जेब से पैसे लगा के हमने वो पूरा प्रोजेक्ट पानी का ऑन कर दिया। जो आपके जो कंसर्न लोग हैं वो आज भी दुआ गो हैं। वहां पर ही हम अस्पताल, अब हम इस चीज पे आए कि जो हमारे वो ओहदेदार जिनको अल्लाह ने अमानतदार बनाकर बैठाया हुआ है वो किसके अमानतदार हैं। आगे हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं माजिद साहब से। मेरी उनसे मुलाकात एक दो रही। अब माजिद साहब हो सकता है कि बजाते खुद एक अच्छे इंसान हो, मगर अच्छा इंसान होना एक अलग बात है, अच्छा प्रोफेशनल होना दूसरी बात है, और लोगों का अमीन होना हकीकत में माजिद खान साहब, वज़ीर ख़ज़ाना साहब की बात कर रहे हैं जी। अब वज़ीर ख़ज़ाना साहब से जब बात हुई तो उनसे हमने कहा कि भाई आपके पास क्योंकि जो कश्मीर बैंक है ये शेड्यूल्ड नहीं है, आपको इसको शेड्यूल्ड करने का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के लिए हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे। आप अगर किसी कंसल्टेंट कंपनी को हायर करेंगे तो आप किस मद से उनको पैसा देंगे। प्लस उस कंसल्टेंट कंपनी का तो काम सिर्फ कागजों को या डिजिट्स फिगर्स को ठीक करना होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ कश्मीर, द फ्यूचर ऑफ कश्मीर, और वो जो बच्चा आज पैदा हुआ है कल वो फख्र महसूस कर सके कि हमारे कायदीन हैं उन्होंने हमें वो प्लेटफॉर्म फ्राहम किया। बदकिस्मती से ये बात उनके साथ नहीं हो सकी, क्योंकि जिस वक्त इंसान दिल से बात करता है तो वक्त का पाबंद होता है, जिस वक्त इंसान दिमाग से बात करता है तो वह मफादात, खौफ, लालच का शिकार होता है, जो सबसे बड़ी करप्शन है। सही बात। तो मेरी आज गुजारिश होगी कश्मीर के तमाम उन लोगों के साथ जिनको अल्लाह ने ओहदे दिए हुए हैं, हमने उन तमाम लोगों को इस दुनिया में भी राइटिंग में चीज़ें दी हुई हैं, और आज तक कोई उनमें से एक साहब भी ऐसे नहीं है मासवाए आपका, क्योंकि आपने जब अपने प्रोग्राम में कहा कि हमने इस बैंक के हवाले से बेशुमार लोग शवाहिद रखते हैं। जी। एक होता है कागजों के शवाहिद, एक होते हैं खुली आंख से शवाहिद। हम आपको वो शवाहिद पेश करें जो खुली आंख से हैं कि कश्मीर में आज डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। क्या पैसों की कमी है? पैसे तो की कमी नहीं है। आपका बैंक जो है उन लोगों के, राइट लोगों के हाथों में नहीं है जो कि उसको अपने घर का बैतुल माल समझते हों, अमानत समझते हों, उसको मजबूत बनाने के लिए उनके पास इल्म और हुनर हो। नहीं है ऐसा। आप दुनियादार के जो लोग हैं जिन्होंने डिग्रियां की होती हैं, MBA फलाना, ये एक दुनियावी है, ये एक तो IMF के चरखे से पहले नहीं निकल रहे। दूसरी तरफ से अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर पाकिस्तान की सियासत को ज़हन में रख के ये बात करूं तो फिर तो जो लोग तहरीक इंसाफ का झंडा अपनी गाड़ियों पे लगाते हैं अपने ओहदों के साथ, उनके ऊपर ये लाजिम हो जाता है। इमरान खान साहब एक बात कहते हैं कि ईया का नाबो दो, अगर तो हमें इसका मतलब नहीं पता होगा तो हम सिर्फ एक, वो तो तोता भी याद कर लेता है। ऐसे ही। तो जिस वक्त हम अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करने के लिए तुझसे मदद मांग रहे हैं कि हमें अपनी बंदगी करने के बेहतरीन तरीके सलीके सिखा, अगर कोई दिल से मांगेगा तो फिर मैं कहता हूं कि अल्लाह हम जैसों को मदद के लिए भिजवा देता है। बिल्कुल। मगर क्योंकि नीयतों के अंदर वो चीज़ हम नहीं देखते, वो सिर्फ अल्फाज होते हैं, खा वो किसी पार्टी के लीडर के हों या किसी पार्टी के MLA, MP, MNA के हों, वो फसाद से भरपूर होते हैं। और आज मैं उनको नसीहत जो कहा था करूंगा कि ये दुनिया का टाइम, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आज चले गए हैं, हमें नहीं पता कि हम कल होंगे कि नहीं, बट आज अगर कोई वजीर आजम साहब अपनी कौम का एक फादर ऑफ अ नेशन बन के नहीं सोच रहा तो वो जुल्म कर रहा है अपने साथ। और अल्लाह कहता है इंसान के साथ मैं जुल्म नहीं करता, इंसान अपने साथ खुद जुल्म करता है। अच्छा साहब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक नाज़रीन हम आपको ये बताते चलें कि हमने कश्मीर बैंक के हवाले से जितने प्रोग्राम किए, फिर काफ़ी सारे लोगों ने हमसे रब्ता भी किया, जिनमें सादत साहब भी शामिल हैं। इन्होंने आज खुद रब्ता किया, इन्होंने कहा जी कि कश्मीर बैंक के हवाले से इन्होंने बहुत सारा काम किया है और ये हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा जी आपकी मुलाकात हुई माजिद खान साहब से, फिर माजिद खान साहब से क्या आगे बात नहीं चल सकी या फिर क्या मामला हुआ? शेड्यूल बैंक की तरफ मतलब आपने उनसे कहा जी हम इन्वेस्ट करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो फिर क्या चीज़ बीच में ऐसी आई कि ये शेड्यूल बैंक भी नहीं बन सका और माजिद खान साहब ने आपकी जो प्रपोजल थी वो नहीं मानी? जी, मैंने इसका इशारा जो पहले दिया था उसी से लिंक करूंगा कि एक बहुत अच्छा गुलकार ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा जहाज़ भी चलाने वाला। जी। बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी नहीं कि एक सियासतदान जो कि अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए आ रहा है, बिकॉज उनकी रूटीन लाइफ इतनी बिजी होती है कि उनकी प्रायोरिटी, उनकी जो पोजीशन अल्लाह ने दी होती है उसके साथ वो इतने दिल से नहीं या रूह के साथ नहीं जुड़े हुए होते। जब वो रूह से जुड़ेंगे तो उनको एग्जैक्ट समझ आएगी कि उनकी उस जिम्मेवारी के लिए ठीक आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है। सबसे बड़ी करप्शन ये होती है जब आप कानों के कच्चे हो जाएं, जब आपको वो लोग जिनके मफादात जुड़े हुए हों, जिनकी अपने खौफ जुड़े हुए हों या जिनके अगराज जुड़े हुए हों दुनियावी, जब आपके वो मशीर बन जाते हैं तो वो
किसी इंसान या किसी भी उस पोजीशन के ऊपर जो लोग होते हैं उसकी अमानत के अंदर खयानत के मुर्तकिब उसको भी करवाते हैं, खुद भी होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ माजिद खान साहब की यह है कि उनके पास हमने इस पूरे सफ़र में देखा कि कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कि किसी बैंक को शेड्यूल्ड बैंक बनाने, उस शेड्यूल्ड बैंक को, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब हम इस सफ़र में गए थे तो पता चला हमें कि आपका पूरे के पूरे मुजफ्फराबाद में एक सेफ सिटी बेच रहा है, जो कि वहाँ का एक ताजर लड़का टोटल 45 लाख रुपए में वो कैमरे लगा रहा था। उसको ना कैमरों की सिक्योरिटी का अंदाजा था, ना उसको ये पुलिस वॉज हैप्पी कि जी कि हम यहाँ पर कैमरे लगा रहे हैं। अच्छा। मगर उन कैमरों का कितना नुकसान था वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो कंसर्न लोग हैं वो आपको बता सकते हैं कि एक कैमरे का ठीक इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल के पीछे वो नीयत, वो तजर्बा, तो यही चीज़ भी बैंक बहुत अच्छा है। आज भी मैं इस जगह पे बैठ के ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर माजिद खान साहब या माजिद खान साहब के अलावा कोई भी ऐसा कश्मीर का जो दर्द दिल रखने वाला इंसान है, इसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर कलीम का। आपके पास कश्मीर में एक पीएचडी इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड लेवल के बैठे हुए हैं, मगर आप उनकी खिदमात को इस्तेमाल नहीं कर रहे कश्मीर के लिए, तो मेरी गुजारिश होगी कि सबसे पहले आपके वो कश्मीरी भाई जो अहलियत रखते हैं, बैंकिंग सिर्फ एक चीज नहीं होती, बैंक चलता है उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आज अगर माजिद खान साहब को यह भी नहीं पता कि उनका बैंक एक डाखाने का काम कर रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि माजिद साहब फिर अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, लोगों के साथ वो अदल नहीं कर रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एक आप अपनी टीम बनाएं जिसमें राइट कंसर्न्ड इकोनॉमिस्ट्स, फाइनेंशियल लोग, पूरी की पूरी, आपको पाकिस्तान से एक दुनिया से किसी जगह पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर वो बात करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी तरीके से वो कश्मीरी हमारे बहन भाई दोस्त साथ खड़ा होने को तैयार हैं, मगर वो कश्मीर के लिए खड़े होते हैं, किसी की जाती उसके लिए नहीं। तो माजिद साहब जिस दिन अपने आप को एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादिक और अमीन उम्मती समझते हुए, बींगा माल खाने का हजरत उस्मान गनी की सुन्नत अदा करते हुए जिस दिन हमारे साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उस दिन कश्मीर के रहमत के दरवाजे अल्लाह खोल देगा। उससे पहले आप जितने मर्जी कोशिश कर लें, मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ मासवाए कश्मीर के लोगों की बददुआएं या कश्मीर की आहुजारी के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। वो तो पहाड़ के उस तरफ भी निकल रहा है। बिल्कुल साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी मजीद मतलब फिर उनसे आगे बात नहीं चल पाई या क्या सिलसिला? जी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलूंगा, मगर उनके पास, मैं यही बता रहा हूँ, टाइम नहीं है उनके पास। वो बहुत मसरूफ हैं। अच्छा, आपसे मुलाकात नहीं? जी, मुलाकात के लिए उन्होंने कई दफ़ा कहा, हमारे खतो किताबत हुई, टाइम्स दिए उन्होंने, बट ये है कि उनके पास मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं है, और टाइम ना होने की वजह से वो उस डायरेक्शन पे जा रहे हैं जो कश्मीर की, हमारी नज़र में, हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र में कश्मीर की सलामती और फलाह का रास्ता नहीं है। अच्छा साहब, माजिद खान साहब ये कह रहे थे कि हम बहुत जल्द शेड्यूल बैंक की तरफ चले जाएंगे, तो जिस तरह आप बता रहे हैं तो हमें तो लग नहीं रहा है कि फिर शेड्यूल बैंक तो फिर अगले कई सालों तक मुश्किल हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? मैं उस पर फिर वही बात करूंगा कि आप जो इनकी लास्ट ऑडिट रिपोर्ट है उसको आप पढ़ें, और किसी भी एक्सपर्ट को जो कि बैंकिंग के या फाइनेंशियल किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के उस फाइनेंशियल रिपोर्ट को, आप माशाल्लाह मीडिया से हैं, आप, ये वो चीज़ है, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि आपकी क्रिकेट टीम जब क्रिकेट खेलने दुनिया के किसी मुल्क में भी जाती है तो वहां पर आप टेलीविजन के ऊपर उनकी एक एक बॉल, एक एक मूवमेंट, एक एक चीज़ को पूरी कौम देख रही होती है। बदकिस्मती होती है कि जिस वक्त हमारे बैंक से रिलेटेड लोग जब मुख्तलिफ इदारों के पास जाते हैं तो पूरी कौम को नहीं पता होता कि हु इज़ द राइट पर्सन, क्या वो इस अहल भी है कि नहीं, या कि सिर्फ और सिर्फ खानापुरी के लिए जा रहा है, उसकी तैयारी कितनी है। वो मैच उस क्रिकेट मैच से 1000 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारी कौम की तकदीर जुड़ी हुई होती है उससे। तो जिस वक्त आप उन लोगों को बैठाएंगे तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इनके ऑडिटर्स ने इनको बता दिया है कि आपको शेड्यूल बैंक अगर आप जाते हैं तो ये चीज़ें आपको पहले सीधी करनी पड़ेगी, और वो चीज़ें सीधी होने में अगर ठीक लोग हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू डेज। अगर वो चीज़ें राइट लोग ऑन बोर्ड नहीं हैं तो इट विल टेक ईयर्स, और वो कभी भी आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो मैं एक सन ऑफ सॉइल होते हुए फिर आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कहूँगा कि इट्स वेरी ईजी कि ये बताना कि ये गलत है, बट मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर तो आप 10,000 प्रोग्राम करेंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा कि व्हाट इज़ द राइट वे। हमें उस ठीक डायरेक्शन को पकड़ने की ज़रूरत है। उस पे मैं जो राइट लोग हैं उनसे फिर आपके प्रोग्राम की वसातत से, तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको प्रोग्राम पे ना बैठाएं, उनका एक आप पूरा, आप उसके लिए जितने भी अखराजात होते हैं हम करने को तैयार हैं फोरमोस्ट के प्लेटफॉर्म से। आप उन राइट लोगों को इकट्ठा करें
जो कि कश्मीर की फाइनेंशियल और फिस्कल पॉलिसीज के ऊपर काम करने वाले इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स हैं। उसके लिए आप कश्मीर की जो बोर्ड है उसको आप अथॉरिटी में कन्वर्ट करें, इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और उसके अंदर आप उन कश्मीरी भाइयों को लेकर आए कि जो अपने बिजनेसेस पूरी दुनिया में कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जिस तरह आपने कहा जी कि आपने राजा फारूक हैदर साहब से मुलाकात की, उनको ये सारी प्रपोजल दी, तो जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है तनवीर इलियास साहब, इनसे आपकी मुलाकात, आपने कोशिश की या मुलाकात नहीं हो सकी? नहीं, मुलाकात तो हमारी इस्लामाबाद में रहते हैं, मुलाकात तो ऑफ एंड ऑन बड़े अरसे से हुई इनसे? जी हुई। तो फिर ये अपने प्रपोजल इनके उस आगे पे एक आप उस्मान भाई इस बात को ज़हन में रखिएगा, फितरत का जो कानून है, बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट बता रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंसान अपने साथ जुल्म कब करता है, वो ना समझी में करता है। एक होता है ओहदा, एक होता है इंसान का अंदर। अब वो ओहदा जो है वो आती जाती चीज़ है, जो इंसान का अंदर है वो हर लम्हे अगर बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा तो वो इंसानियत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। अलमिया यह है कि जिस पाकिस्तान में आप बिल्डिंग बनाने पे, रोड बनाने पे आप एक एसेट की वैल्यू के ऊपर आप इंसान की वैल्यू गेज करेंगे, वो बिजनेसमैन होगा। इस्लाम में क्लियरली मना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली कहा है कि जिस बंदे का अपना बिजनेस होगा वो कभी भी लोगों की मखलूक खुदा की उस ओहदे पे नहीं आ सकता, इसलिए कि वो उस ओहदे पे आके अपने बिजनेस के साथ लामहला कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ये आपके सामने नवाज शरीफ वगैरह की मिसालें हैं। तो जिस वक्त किसी मुल्क का, हाँ, बहुत खूब होता कि आप सरदार इब्राहिम के फॉलोअर्स में से किसी एक बहुत अच्छे इंसान को अपने सामने बीइंग अ फादर ऑफ अ नेशन लाते, और उसमें आज ये बैंक के लिए यही आपके तनवीर इलियास साहब और आपके बाकी जो लोग मुखैर हजरात हैं, ये उस बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते। अगर हम सेंटोरस बना सकते हैं तो हम कश्मीर भी बना सकते हैं। उनकी जो एक्सपर्टीज हैं वो ही मे बी अ वेरी गुड मैनेजर, तो ही मे नॉट बी अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको वो बाप की आंख चाहिए होती है। बाप कैमरों के सामने गालियां नहीं देते, बाप कैमरों के सामने गलीज जबान और गलीज लहजे इस्तेमाल नहीं करते, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें इमरान खान साहब जितनी मर्जी अच्छी बात करें, बट हमें समझाया जाता है इट्स नॉट द गन, मैन बिहाइंड द गन मैटर्स। तो इसीलिए इट्स नॉट द लीडर, लीडर की जो टीम होती है वो उसको लीड करवाती है। वो अगर टीम में अंदर क्राइटेरियाज कुछ बिजनेसेस हों, क्राइटेरियाज आपकी दौलत हो, माल हो, हसीन दुनिया हो, तो वहाँ पर फिर कुरान की आयतें वो गले का, फिर अल्लाह कहता है फिर अल्लाह उनका फिर अजाब में डालता है, समझ नहीं देता। लोग पढ़ते तो हैं पर उनको समझ नहीं होती। तो समझ के लिए यस, हम इस काम के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। आप जब हमें मदऊ करेंगे, जैसे आज किया, हम इंशाल्लाह हर चीज़ अपनी जो आपसे कही जा रही है या राइटिंग में हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं, और ऐसा नहीं है, उसके ऊपर जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उन्होंने उसको वेरीफाई भी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम के सामने तमाम कश्मीरियों से कह रहा हूँ कि अगर आपके ये लोग जिन्हें आप अपना कायद कहते हैं, जिनको चुनते हैं, वो अगर आपके साथ मुखलिस हो जाएं तो अल्लाह की रहमत आपके दरवाजे पे खड़ी है, दस्तक दे रही है। अब सिर्फ जागना आप लोगों ने है, वरना रोते रहेंगे, इमरान खान साहब की तरह जेलें भरते रहेंगे, खुद अपने घरों को अपने हाथों से तीलियां लगा के आग लगाएंगे और हासिल कुछ नहीं होगा, कहने को नाम के मुसलमान होंगे। तो अल्लाह कहता है मैं उस कौम पे अजाब नहीं भेजता जब मैं पहले बताने वाले ना भेज दूँ। तो मेरे इस कहे को बताना समझिएगा, और मैं कौम से रिक्वेस्ट है कि खुद भी जागें और अपने इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी करें, ताकि वो ठीक डायरेक्शन में, अगर आप लोग सिर्फ वोट दे के सो जाएंगे तो फिर वही होगा जो कश्मीर का हाल मकबूजा में हो रहा है। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो इस अज़्म को, इस जज्बे को, इस अमल को आप लोग जिस वक्त तक साथ नहीं जुड़ेंगे, मैं नहीं समझता कि बात आगे बढ़ सकेगी। शुक्रिया राजा सादत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जिस तरह सुना, राजा सादत साहब की बातें आपने सुनी, और मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने बताया कि पिछले वज़ीर-ए-आज़म से लेके मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म तक इन्होंने भरपूर कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की हो सके, और हमारा जो बैंक AJK बैंक है वो शेड्यूल हो सके। लेकिन इसकी राह में जो मुश्किलात आई वो आपने सुन ली, और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जिस तरह तनवीर इलियास साहब जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, एक विजन रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म इनको समझा जाता था, और कश्मीर के लिए तो बड़ा दर्द रखते थे। अपने जहाँ जहाँ इन्होंने अपने बयानात दिए, अपनी तकरीरें की, इन्होंने तो कहा जी मैं कश्मीर के लिए तो बहुत कुछ करूँगा, मैं तो हो सकता है कि कश्मीर में दूध और शहद की नहरें तक इन्होंने बहाने का जो है वो भी ऐलान कर रखा था। लेकिन एक छोटा सा काम
अगर ये बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर के साथ ये इनकी कोलैबोरेशन हो जाती तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था। जिस तरह इन्होंने पैकेज बताया कि बहुत बड़ा पैकेज कश्मीर के लिए था, मुख्तलिफ इसमें उनकी फलाह बहबूद के मनसूबे थे, इसमें पेट्रोल पंप्स खुलने थे, बहुत सारे होटल्स मोटर्स खुलने थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी थी, वहाँ रोज़गार के मौके लोगों को मैसर आ सकते थे। लेकिन इसकी बड़ी बुनियादी वजह ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी अगर नहीं चाहेंगे, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना अगर नहीं चाहेंगे, या हमारी जो जिनको हमने अपना रहनुमा बना के बिठाया हुआ अपने सरों पे वो ही नहीं चाहेंगे, तो फिर ये किस तरह मुमकिन हो सकेगा। ये इंतहाई अफसोसनाक और ये बड़ा आपने अहम इंकशाफ किया राजा सादत साहब कि बड़ा इंकशाफ है ये कि हमारे वज़ीर आज़म ने खुद इसको रिफ्यूज़ किया और हमारे वज़रा ने खुद इस इतने बड़े पैकेज को रिफ्यूज़ किया। और ये रिफ्यूज़ करने की वजह हमें समझ नहीं आई। अगर आप लोगों की तामीर और तरक्की चाहते हैं, लोगों की फलाह बहबूद चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मनसूबा था, एक बहुत अच्छा पैकेज था जिसको मेरे ख्याल से अप्रूव करना चाहिए था। जिस तरह राय साहब ने बताया कि अगर शेड्यूल बैंक हमारा जो सूरत हाल चल रही है, तो इस ऐसे सूरत हाल में शेड्यूल बैंक हो सकता है कि आइंदा कई सालों तक हम शेड्यूल बैंक की तरफ ना जा सकें, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं और लोगों के जहाँ इंटरेस्ट आ जाएँ, ज़ाती पसंद और नापसंद आ जाए, तो वहाँ फिर जो कौमें हैं वो कौमें पीछे रह जाती हैं। राजा साहब आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले किसी टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।